हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम अपनी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ मोशन इन प्लेन, अंडर विच वी हैव अ टॉपिक वेक्टर्स। सो वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स हमारे पास दो तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं, पहले स्केलर्स एंड अदर इज वेक्टर्स। तो स्केलर्स आर दोज क्वांटिटीज़ having magnitude only or vectors are quantities having magnitude and direction both। ठीक है, हमने पहले ही पढ़ा है स्केलर्स वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी। मैग्नीट्यूड क्या होता है? अ न्यूमेरिकल वैल्यू रिजाइडिंग दी डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि साथ ही साथ आपको डायरेक्शन भी पता लगाती है। जैसे कि अगर वो माइनस में हुई तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, अगर वो प्लस में तो उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव होगी। तो स्केलर के एग्जांपल ले लेते हैं हम पहले। यहाँ स्केलर के एग्जांपल्स क्या है हमारे पास? लेंथ, मास, डिस्टेंस एंड डेंसिटी एट्सेट्रा, और भी क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, और वेक्टर्स में हमारे पास आ जाते हैं क्वांटिटीज़ लाइक डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये थे हमारे पास स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़। अब हमारा मेन टॉपिक क्या है? वेक्टर्स। तो हम वेक्टर्स के बारे में फर्दर पढ़ेंगे। तो हमारे पास इसमें फर्दर टॉपिक क्या है? पोजीशन, एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है हमारे पास? तो अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की स्पेस में पोजीशन स्पेसिफाई करनी होती है तो हम क्या कंसिडर करते हैं? एक रेफरेंस पॉइंट। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है स्पेस में P, अगर हमें उसे ऑब्जर्व करना है तो हम एक रेफरेंस पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, क्या? ओरिजिन। ठीक है, स्पेस में प्लॉट करने के लिए हम दो एक्सिस बना देते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, ये P की पोजीशन है। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा थ्योरेटिकली लिख लेते हैं, कंसीडर अ पॉइंट से ओरिजिन O। ठीक है, कंसीडर अ पॉइंट से ओरिजिन O टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस। ठीक है, स्पेसिफाई करनी है हमें पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन स्पेस, इसीलिए हमने क्या कंसिडर करा? एक पॉइंट। ठीक है, अब हम उसे एक और प्लेस पे कंसिडर करते हैं, P प्राइम, जहाँ पे वो डिस्प्लेस होके जाएगा, मूव करके जाएगा इधर से इधर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लेट P एंड P प्राइम बी द पोजीशन। एक्स-टी ग्राफ में ऐसे करते थे ना, इधर एक्स और इधर टी। ठीक है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट टाइम टी एंड टी प्राइम। ठीक है, हम कंसिडर करते हैं P और P प्राइम जो है वो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की किस टाइम पे? एट टी प्राइम। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे O टू P, एक लाइन जोड़ देंगे, और O टू P प्राइम, और इनकी हेड बना देंगे। इन एरोज के हेड बनाएंगे। ओरिजिन कहाँ होगा? सॉरी, टेल कहाँ होगा? O पे, और हेड कहाँ होंगे इनके? P और P प्राइम पे। तो अब हेयर OP वेक्टर, ये लाइन क्या है? वेक्टर का साइन। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि जो हम यहाँ पे वैल्यू लिख रहे हैं वो क्या है?
वेक्टर क्वांटिटी है, जो भी क्वांटिटी हम लिख रहे हैं वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ओ पी मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू पी, ठीक है, इज रिप्रेजेंटेड बाय आर, ठीक है। हम इसे कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, डिस्टेंस को आर वेक्टर, और यहाँ पे आर प्राइम वेक्टर। देखो अगर आपके पास अभी सिर्फ एनसीईआरटी बुक्स है, अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो कर रहे हो, तो हमारे पास एनसीईआरटी बुक में ये वाला सिंबल नहीं यूज़ हुआ है, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आर सिंपल लिखा है उसमें, और आर प्राइम भी सिंपल लिखा है, तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी बताने के लिए वेक्टर का यूज़ कर रही हूँ, वरना अगर नहीं भी यूज़ करोगे तो भी ठीक है, बुक्स में दिया है तो ठीक है। आर वेक्टर, तो जो ये ओ पी प्राइम है और आर वेक्टर है, ये क्या हुआ, पोजीशन वेक्टर। क्या है ये, पोजीशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम टी। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन वेक्टर। आर डैश क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट एट पॉइंट पी इन टाइम टी, ठीक है। और जो हमारे पास एंड ओ पी प्राइम रिप्रेजेंट या रिप्रेजेंटेड बाय आर डैश या आर प्राइम, ठीक है। प्राइम मतलब डैश को भी बोलते हैं प्राइम, डैश कंसिडर करती हूँ मैं आर डैश, ठीक है। दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट एट टाइम टी डैश, ठीक है। तो मतलब आर और आर डैश हैं जो हमारे पास, वो क्या है, पोजीशन वेक्टर्स। तो हमें यहाँ से क्या पता चलता है, क्या होते हैं पोजीशन वेक्टर्स। हम डेफिनेशन लिखते हैं यहाँ पे, पोजीशन वेक्टर्स, ठीक है, क्या होते हैं, दीज आर द वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग direction and magnitude of an object in space from origin। सिंपल, पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो कि ऑब्जेक्ट की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है, कहाँ पे, स्पेस में। मतलब पोजीशन वेक्टर वो है जो कि एक स्पेस का और एक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताएगा ओरिजिन से उस पॉइंट तक जो कि उसने कवर किया है, या फिर जो जिस पॉइंट पे वो है रेफरेंस पॉइंट से वहाँ तक का डिस्टेंस जो है पोजीशन वेक्टर बताएगा। और क्या, उसकी डायरेक्शन, मतलब ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट कौन सी डायरेक्शन में लाई कर रहा है, तो ये क्या बताएगा हमारे पास, पोजीशन वेक्टर। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो हम इसमें क्या कंसीडर करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है वो कि डिस्प्लेस्ड हुआ है, कहाँ से, डिस्प्लेस्ड हुआ है मतलब गया है पी से पी प्राइम की तरफ, पी से पी प्राइम की तरफ, ठीक है। इनिशियली वो कहाँ पे था, टी पे, और फाइनली वो कहाँ पे गया, टी प्राइम पे, मतलब पी टू पी प्राइम। लेट ऑब्जेक्ट travels from point P to P prime, ठीक है। then displacement is given by vector P P dash, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट किससे गिवन हो गया आपके पास, वेक्टर P P डैश से, तो वो क्या हुआ हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की हमारे पास यहाँ से क्या डेफिनेशन आई, a vector specifying magnitude and direction of the displacement of an object in
स्पेस। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बताएगा कि ऑब्जेक्ट ने किस डायरेक्शन के अलोंग डिस्प्लेसमेंट किया है या किस डायरेक्शन के अलोंग मूवमेंट किया है और उसने उस मूवमेंट के दौरान कितना डिस्टेंस कवर किया है। ये क्या बताएगा हमें? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है, ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो ये थे हमारे पास पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। अब हम देख लेते हैं जनरल टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ये जो मैंने आपको पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर करवाए, इनका यूज़ होता है जब हम मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन प्लेन को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। जब हम मोशन डिस्क्राइब करेंगे तो हम पोजीशन नोटिस करेंगे, तो पोजीशन किससे डिफाइन होगी? पोजीशन वेक्टर से। और जब मोशन होगा तो डिस्प्लेसमेंट तो होगी, तो डिस्प्लेसमेंट किससे स्पेसिफाई होगी? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से। तो ये जो दो वेक्टर्स थे वो आपके अभी मोशन इन अ प्लेन के कंसेप्ट में काम आएंगे। अभी जो मैं आपको बता रही हूँ वो जनरल टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? अ वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड but opposite direction with respect to a vector, with respect to a vector। मतलब कि अगर हमारे पास ए वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन ऐसी है, ठीक है, और एक वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है और मैग्नीट्यूड में बिल्कुल इक्वल है, तो वो क्या हुआ? उसका नेगेटिव वेक्टर, माइनस ए वेक्टर, ठीक है। ये हुआ आपके पास नेगेटिव वेक्टर। अब क्या है हमारे पास? इक्वल वेक्टर्स। सिंपल है, वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, ठीक है। वेक्टर्स जो कि इक्वल मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? इक्वल वेक्टर्स। अब हमारे पास आ जाते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। ये क्या होते हैं? जो वेक्टर्स होते हैं वो मैग्नीट्यूड में इक्वल हो ना हो, पर इनकी जो डायरेक्शन होती है जिसके अलोंग ये वर्क करते हैं या मूव करते हैं, वो डायरेक्शन क्या होती है? इक्वल। तो ठीक है, द वेक्टर्स एक्टिंग अलोंग सेम डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो ये 3 टाइप्स के हो सकते हैं, या तो ये एक ही डायरेक्शन में हो, ठीक है, या फिर ये पैरेलल हो, ठीक है, और या फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में हो, ठीक है। बट ये सारे कोलिनियर हैं क्योंकि ये एक ही पॉइंट में है, ठीक है। along a parallel line, along a line, along a parallel line और along a parallel line और in opposite direction, ठीक है। ये इस टाइप के वेक्टर्स क्या है आपके पास? कोलिनियर वेक्टर्स। अब हम देखते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, इसमें क्या होंगे? आएंगे आपके पास वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, ठीक है। वेक्टर्स जिनका सेम इनिशियल पॉइंट होगा वो क्या होंगे आपके पास? को इनिशियल वेक्टर्स। और फिर आ जाते हैं हमारे पास लास्ट में नल वेक्टर्स। देखिए ये इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस बहुत है इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? देखो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में अगर किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हुए तो डिस्प्लेसमेंट आपकी 0 हुई, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी क्या हुआ आपका? 0। तो वहाँ पे वो वेक्टर क्या हो गया हमारे पास? नल वेक्टर। नल वेक्टर मतलब जो वेक्टर इक्वल्स टू 0 है या फिर 0 है,
मतलब जब आप एक पॉजिटिव वेक्टर को नेगेटिव वेक्टर के साथ ऐड करोगे तो आपको नल वेक्टर मिलेगा, ठीक है, 0 मिलेगा ना आपको। और जब आप 0 को मल्टीप्लाई करोगे, व्हेन 0 इज मल्टीप्लाइड टू अ वेक्टर, जब 0 मल्टीप्लाई होगा किसी वेक्टर के साथ तब भी हमें क्या मिलेगा, नल वेक्टर। तो ये थे हमारे पास जनरल टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, जिसमें हमने पहले पढ़ा नेगेटिव वेक्टर, इक्वल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर एंड नल वेक्टर्स, ठीक है। अब हम देख लेते हैं वेक्टर्स का ही पूरा कंसेप्ट है आज हमारे पास। नेक्स्ट देख लेते हैं हम हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में हम क्या देखेंगे, 3 केसेस हैं। इफ वी मल्टीप्लाई अ वेक्टर ए वेक्टर बाय अ रियल नंबर, उस रियल नंबर को हम क्या लिख देते हैं, लैम्डा, ठीक है। अगर हमारे पास कोई वेक्टर है ए वेक्टर और हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं एक रियल नंबर लैम्डा के साथ, तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, उस रियल नंबर के टाइम्स, मतलब उस रियल नंबर के इक्वल, ठीक है। कंडीशन क्या है यहाँ पे, लैम्डा क्या है, वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब कि एक रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर्स आपको पता है क्या होते हैं, ये जो बार्स हैं यहाँ पे लगाए हुए, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड। क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड, ठीक है। किसी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड लिखना हो तो आप उसमें साइड में बार लगाते हैं बाहर, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ वी मल्टीप्लाई, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 2 है, तो आप अगर 2 डॉट ए वेक्टर करते हैं तो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, इसलिए मैं वहाँ टाइम्स बोल रही थी। इफ वी मल्टीप्लाई अ नेगेटिव रियल नंबर, अगर हमारे पास जो नंबर हमने मल्टीप्लाई करना है वो क्या है, नेगेटिव रियल नंबर, मतलब कि अगर माइनस लैम्डा है तो रिजल्टेंट भी हमारे पास नेगेटिव वेक्टर ही होगा, तो क्या आएगा, माइनस लैम्डा ए वेक्टर, ठीक है। सपोज इफ़ वी हैव -1 ए वेक्टर, हमारे पास यहाँ पे भी क्या आएगा, -1 ए वेक्टर। सिंपल, मल्टीप्लिकेशन बहुत सिंपल है। और अब लास्ट में एक कंडीशन आ जाती है, इफ़ द मल्टीप्लाइड रियल नंबर है तो देखो स्केलर ही है, ठीक है। जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो क्या है, स्केलर ही है। इफ मल्टीप्लाइड स्केलर क्वांटिटी इज अ डायमेंशनल क्वांटिटी, डायमेंशनल क्वांटिटी मतलब जैसे कि टाइम, टाइम देखो स्केलर है पर डायमेंशंस हैं टाइम की, ठीक है। टाइम की डायमेंशन क्या बताई थी हमने, टी, ठीक है। अगर स्केलर क्वांटिटी और टाइम की डायमेंशंस बताई है तो क्या होगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर है द प्रोडक्ट विल हैव चेंज्ड डायमेंशंस, ठीक है। मतलब कि जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी है उसकी डायमेंशन चेंज होगी। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास वेलोसिटी है, ठीक है। अगर हम डिस्टेंस को एक वेक्टर क्वांटिटी टाइम से, या डिस्प्लेसमेंट को एक वेक्टर क्वांटिटी टाइम से डिवाइड करते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास एक कैसी आएगी वेक्टर क्वांटिटी जिसकी डायमेंशंस चेंज होगी। अगर मान लीजिए रियल नंबर है तो फिर हमारी वेक्टर क्वांटिटी की डायमेंशन चेंज नहीं होगी, ठीक है। ये थे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। 3 कंडीशंस थी, अगर एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक नेगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, और या फिर एक डायमेंशनल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन एंड
subtraction of vectors। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होगा हमारे पास, बेसिक हमारे पास 3 लॉज हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मतलब इन बेसिस पे एडिशन होगा हमारे पास। जो वेक्टर्स हैं इन लॉज के बेसिस पे ही हम उन्हें ऐड अप कर सकते हैं। दूसरा है हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और थर्ड है हमारे पास पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास आ जाता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है, जो वेक्टर्स इसमें हम 2 ही वेक्टर्स का सम निकाल सकते हैं। ठीक है, हमने जिन 2 वेक्टर्स का सम निकालना है हमें उन्हें एज अ साइड्स ऑफ ट्रायंगल प्लेस करना है, मतलब हमें उन्हें इस तरह से प्लेस करना है कि वो क्या बने, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो हम देखते हैं कैसे करेंगे इसे अभी। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन की स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, पहले हम वो देख लेते हैं। तो देखिए इसकी स्टेटमेंट है, इफ वी रिप्रेजेंट two vectors in magnitude, direction as 2 sides of a triangle ठीक है, अगर हम जो 2 वेक्टर्स हैं उन्हें एज अ मैग्नीट्यूड, इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि वो 2 साइड्स होती है ट्रायंगल की, टेकन इन सेम ऑर्डर। हम ऑर्डर क्या लेंगे वेक्टर्स का, सेम, मतलब एक ही तरफ। देन देयर सम इज रिप्रेजेंटेड completely by the third side of the triangle। ठीक है, जो थर्ड साइड होगी ट्रायंगल की वो क्या उन दोनों वेक्टर्स के सम को रिप्रेजेंट करेगी, या फिर उन दोनों वेक्टर्स के सम के इक्वल होगी। ठीक है, पर उसका ऑर्डर क्या होगा, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। ठीक है, मतलब मान लीजिए हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर, ऑर्डर मतलब देखो टेल से ही दूसरा वेक्टर शुरू होगा। ठीक है, उसी वेक्टर की टेल से क्या होगा, दूसरा वेक्टर शुरू। जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो उसकी टेल से शुरू नहीं होगा, मतलब ऐसे सर्कल नहीं होगा, वो कहाँ से होगा, इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट। तो जो हमारे पास थर्ड वेक्टर है वो किसके इक्वल होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। उसे हम बेसिकली आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर मतलब रिजल्टेंट। ठीक है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। आर वेक्टर हियर इज रिजल्टेंट वेक्टर। समझ आया, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर मतलब उसी जो आपके पास पहला वेक्टर है उसी के हेड से दूसरे वेक्टर की टेल स्टार्ट होगी। ठीक है, बट रिजल्टेंट वेक्टर में ऐसा नहीं होगा। रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ से स्टार्ट होगा, इनिशियल पॉइंट से, जहाँ से कि हमारा फर्स्ट वेक्टर शुरू हुआ था। नेक्स्ट है हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की स्टेटमेंट देखो अब आप, इफ 2 वेक्टर्स एक्टिंग simultaneously at a point represent magnitude and direction of 2 adjacent as a 2 adjacent
sides of a parallelogram, the resultant vector is represented by the diagonal of parallelogram। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखो जो वेक्टर्स है उसका ऑर्डर क्या होगा, अलग। उन वेक्टर्स का ऑर्डर क्या होगा, अलग। हमने ट्रायंगल लॉ में वेक्टर एडिशन के क्या पढ़ा कि जो वेक्टर सेम है उनके ऑर्डर्स हमने क्या करे, सेम लिए। ठीक है, हमने उन वेक्टर्स के ऑर्डर सेम लिए, उनका सम हमने किससे निकाला, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमारा कहाँ पे एडअप होगा, जहाँ पे जो वेक्टर्स का ऑर्डर है वो डिफरेंट है, मतलब दोनों ही एक इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शंस करेंगे। एक वेक्टर हम इसके इक्वल ड्रॉ करेंगे, ऑर्डर ये वाला रहेगा, और एक वेक्टर हम इसके इक्वल ड्रॉ करेंगे, ऑर्डर ये वाला रहेगा। ठीक है, ऑर्डर देख लेना मैंने कैसे ड्रॉ करे हैं। और ये जो डायगोनल है, अब जो हमारे पास ए सी डी, ठीक है, अगर हम इसे पी वेक्टर कंसीडर करते हैं तो ये भी किसके इक्वल है, पी वेक्टर, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, अगर हम ये वाला क्यू वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं तो ये वाला भी हमारे पास क्या होगा, क्यू वेक्टर। तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर है ना। ठीक है, इन दोनों का अगर ये आपस में इक्वल है तो इन दोनों का सम भी तो यही होगा, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। तो ये हमारे पास कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बस ये है कि हम अगर ऑर्डर अलग है तो भी हम कैसे दो वेक्टर्स का सम निकाल सकते हैं। तो अब देखो, हेयर ए बी एंड ए डी वेक्टर्स रिप्रेजेंट एडजेसेंट साइड्स। हमें एडजेसेंट साइड्स लेनी है ना पैरेललोग्राम की, तो मतलब ऑर्डर क्या है वेक्टर्स का, ऑपोजिट। ठीक है, एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, देन ए बी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। ए बी वेक्टर और ए डी वेक्टर किसके इक्वल होगा, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर किसके इक्वल होगा, डायगोनल। डायगोनल हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से निकाल सकते हैं, किसके रिजल्टेंट है, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, आर वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। तो जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ही फॉलो करता है, बट फॉर द वेक्टर्स हैविंग ऑपोजिट ऑर्डर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लास्ट, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ में क्या होता है, हम जो वेक्टर्स हैं उन्हें डिफरेंट साइड्स ऑफ पॉलीगन से रिप्रेजेंट करते हैं, टेकन इन सेम ऑर्डर। ठीक है, जो वेक्टर्स हैं वो सेम ऑर्डर के होते हैं, लास्ट साइड होती है जो वो इनिशियल पॉइंट से ली जाती है, और बाकी वेक्टर्स का रिजल्टेंट कंसीडर की जाती है। देखो, अगर हमारे पास कितने वेक्टर्स हैं, 4 वेक्टर्स हैं, कंसीडर कर लेते हैं 1 2 3। ऑर्डर देखो, आप ऑर्डर ले रही हूँ जो मैं। ठीक है, लास्ट ले लेते हैं एक वेक्टर, ऑपोजिट वेक्टर है। ठीक है, अब देखो हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं माइनर, ये ट्रायंगल बन गया ना हमारे पास। ठीक है, अगर ये ए वेक्टर हुआ और ये बी वेक्टर हुआ तो ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या हुआ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, फिर से ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल है ना ये रिमेनिंग भी। अगर ये हमारे पास, पहले हम सारे वेक्टर्स कंसीडर कर लेते हैं, डी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, सेम ऑर्डर है, देखो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या बना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ऑर्डर फिर कंस्ट्रक्शन के टाइम में ऑर्डर का ध्यान रखना, ये वाला इधर है, इसकी जो टेल है और हेड यहाँ पे है। ठीक है, ऑर्डर सेम है, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या बना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर।
तो हमने इसमें क्या करा, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमने जो कंप्लीट पॉलीगन एक कंस्ट्रक्ट किया था सेम ऑर्डर ऑफ वेक्टर्स का, हमने उसे छोटे छोटे ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया और वहाँ से हमने एक रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट किया। ठीक है, इसका स्टेटमेंट नोट कर लीजिए आप। इफ़ अ नंबर ऑफ वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड in magnitude and direction by the sides of a polygon. Polygon is a quadrilateral having infinite dimensions, मतलब sides कितनी भी हो सकती हैं, ठीक है, पॉलीगन की। पॉलीगन taken in same order, ठीक है। then their resultant is represented in magnitude and direction by the closure side of the polygon taken in opposite orders. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बेसिकली ऑर्डर के बेसिस पे ही है। ऑर्डर ध्यान रखना है आपने वेक्टर्स का एडअप करते हुए। रिजल्टेंट होगा जो हमेशा वो अपोजिट ऑर्डर का होगा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। तो ये थे हमारे पास 3 लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आज हमने स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, 3 लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर्स पढ़ा। नेक्स्ट में हम सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर और कैलकुलेशन ऑफ वेक्टर्स बाय कैलकुलस मेथड पढ़ेंगे या फिर एनालिटिकल मेथड। तो थैंक यू फॉर टुडे।